बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, जिसे हम लोग नेचुरल ओरिजिन ऑफ लाइफ कह सकते हैं। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ओपेरिन और हेल्डन साहब ने किस प्रकार से यह साबित किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ओपेरिन और हेल्डन साहब रशियन और ब्रिटेन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, जिनको की भारतीय नागरिकता भी प्राप्त था। उन्होंने पहले दिए हुए जो कॉन्सेप्ट अन्य दूसरे वैज्ञानिकों के दार्शनिकों के थे, उन्हीं को आधार मानकर आगे अपने प्रोसेस को बढ़ाया और यह बतलाने का कार्य किया कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। देखिए, मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की उत्पत्ति आखिर किस प्रकार हुई है। देखिए, यहां मैंने डायग्राम आपका सन का बनाया। ये सूर्य है, ब्रह्मांड में सूर्य मौजूद है और सूर्य का जो लेयर होता है, लेयर अलग से नहीं होता है, सूर्य का जो मतलब कह सकते हैं ऊपर का जो लेयर उसके साथ जो अटैच रहता है, उस लेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी था और सूर्य के लेयर को हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। उस समय ब्रह्मांड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, साथ ही साथ सल्फर और फास्फोरस भी जो है वह प्रेजेंट था स्वतंत्र रूप में। यह बादल के रूप में मौजूद था। मैंने लिखा है फ्री CHONPNS प्रेजेंट इन द क्लाउड ऑफ यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड के बादल में या ब्रह्मांड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के जो है वो गैसीय बादल मौजूद थे। हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो वैज्ञानिकों का ऐसा, दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि सूर्य में जो बादल मौजूद थे वो बादल में जो विस्फोट हुआ बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत, उसी विस्फोट के वजह से कई सारी ग्रहें बनी। उन्हीं में से एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी था। तो मैंने सूर्य से यहाँ पर पृथ्वी को बनाते हुए दिखलाया है। यहाँ पर देखिए, जो डायग्राम है ये अर्थ का डायग्राम है। अर्थ का जो केंद्रीय हिस्सा होता है उसको हम लोग कोर कहते हैं। कोर में कॉपर, लोहा, आयरन और निकेल ये तीनों मौजूद थे, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वह मौजूद था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं था। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिस समय ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, क्या उस समय हमारा ऑक्सीजन मौजूद था? तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसका काल वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी आज से 4.6 बिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस पृथ्वी के केंद्र में तांबा, लोहा और निकेल मौजूद थे। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद था, लेकिन ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। यह एटॉमिक स्टेज हो गया। इसके बाद देखिए, मैंने यहां पर दिखलाया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यही मुख्य तत्व हैं जो अन्य दूसरे यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा एटम पाया जाता है? जो हाइड्रोजन पाया जाता है, उसका मैंने यहाँ परसेंटेज भी इंडिकेट कर दिया है, 90%। यही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो वाटर वेपर अर्थात H2O बनाया। यही हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ मिला तो अमोनिया NH3 बनाया। यही हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ मिला तो मीथेन अर्थात CH4 बनाया। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जिस समय सृष्टि का निर्माण हो रहा था उस समय केमिकल जो इवोल्यूशन चल रहा था, उस इवोल्यूशन में सबसे पहले किस कंपाउंड का निर्माण हुआ? तो 3 कंपाउंड का निर्माण हुआ, वाटर वेपर अर्थात H2O, अमोनिया अर्थात NH3 और मीथेन अर्थात CH4। इन तीनों तत्वों का, तीनों प्रकार के कंपाउंडों का, यौगिकों का निर्माण हो गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ देखिए, हम आगे बढ़े हैं। यहाँ मैंने आपको समुद्र को दिखलाया। जैसा कि मैं जानता हूं, हम लोग सभी लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा जो होता है वह 70% भाग में समुद्र है, अर्थात पानी।
तो यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया मैंने आपको ओशियन के रूप में इंडिकेट किया है। मैंने यहाँ लिखा है लिक्विड वाटर फॉर्म्स आफ्टर कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वेपर कंटिन्यू। अर्थात ये जो आप वाटर वेपर, जिसको हम H2O भी कहते हैं, क्योंकि वाटर वेपर क्या होता है, जल का ही वाष्पित रूप ना होता है, तो इस जल के वाष्पित रूप में बराबर संघनन मतलब कंडेंसेशन, और इसको कह सकते हैं क्या, वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण, बार बार भाप बनना और बार बार पानी बनना, ये क्रियाएं लगातार चलती रही। इन क्रियाओं के लगातार चलने से दो काम हुआ। एक तो यह हुआ कि इस ओशियन में आपका वाटर प्रेजेंट हुआ। दूसरी बात क्या हुई कि आपको यहां पर पृथ्वी जो था, जो गर्म था, वह पृथ्वी का टेम्परेचर घट करके 800 डिग्री सी हो गया। पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री सी हो गया। और फिर इसमें टेम्परेचर में और कमी आई। इस पृथ्वी के टेम्परेचर को नहीं कहिए, पृथ्वी का जिस समय रहने के लायक जीवन की उत्पत्ति की जब बात हुई, तो शुरुआत में पृथ्वी का टेम्परेचर कितना था, 6000 डिग्री सी, क्योंकि वह किसका खंड था, सूर्य का खंड था। लेकिन बाद में जब आपका इस वापर वेपर में वाष्पन का क्रिया और इसका बार बार संघनन का क्रिया चला, तो इसका टेम्परेचर लो हुआ, और टेम्परेचर होकर के लो गिर करके 800 डिग्री सी। फिर देखिए आगे मैंने बताया है यहाँ ओशन में H2O दिखला रहा है, यानी अब वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में यानी तरल रूप में मौजूद है। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म, बार बार संघनन और वाष्पन की क्रिया होने से आपके कुछ कंपाउंडों का निर्माण हुआ जो कार्बनिक यौगिक थे, जैसे प्यूरिन, पिरिमिडीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर, अल्कोहल इत्यादि। इसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों एक सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच को हम क्या कहते हैं, उस सुरक्षा कवच को कहते हैं ओजोन लेयर, यानी O3 लेयर। O3 लेयर से ही आपका क्या तैयार हुआ है, ऑक्सीजन तैयार हुआ है, यानी फ्री ऑक्सीजन बना है। मैंने यहाँ पर बतलाया था कि जिस समय पृथ्वी बनी थी, उस समय वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। उस समय क्या था, ओजोन था। अब वो ओजोन को मैं यहाँ पर ऑक्सीजन बनाते हुए दिखला रहा हूं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया। साथ ही साथ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वह आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम etc। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम, यही कंपोनेंट से प्रोटोप्लाज्म थे। यानी प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए जिन रसायनों की आवश्यकता पड़ती है, उन रसायनों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम मुख्य रूप से थे। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हक्सनेन और मैक्सुल्ज ने कहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का जो भौतिक आधार है वह जीवद्रव्य है। कोशिकाओं के जीवन में कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है, और यह प्रोटोप्लाज्म ही कोशिका को जीवित रखने का काम करता है, अर्थात लिविंग बीइंग्स को जीवित रखने का काम कौन करता है, तो जीवद्रव्य करता है। यह जो क्रियाएं हो रही थी, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो निर्माण हो रहा था, उस निर्माण में आपका यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, कॉस्मिक रे, यानी जो बाहर में मतलब ब्रह्मांड में जो बिजलियां चमक रही थी ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मिक रे, और वोल्केनिक एक्सप्लोजन, अर्थात जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इन सारे विस्फोटों की वजह से ही ये सिंपल कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल गया। अगला स्टेप पे देखिए, ओशियन में मैंने सैचुरेटेड वाटर दिखलाया है। ये वाटर क्या है, ये प्रीबायोटिक सूप है, जो कि गर्म है, जो हॉट डाइल्यूट सूप के नाम से जाना जाता है। यह नाम किसने दिया था, यह नाम हेल्डर साहब ने दिया था। ओशियन में अब क्या आ गया, ओशियन में अब आ गया प्रीबायोटिक सूप, जिसको कि हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। यह जीवन का प्रथम द्रव्य था, और इस जीवन के प्रथम द्रव्य में चूंकि यह गर्म था, यह बाद में धीरे धीरे ठंडा होता चला गया, और ठंडा होने के बाद यह प्रोटीन के साथ मिलकर के कोलाइडल फॉर्म में बदल गया, जिसको कि ओपेरिन साहब ने कोसर्वेट नाम दिया है, जो मैंने 5 नंबर में आपको लिखा है। कोल्ड प्रीबायोटिक सूप एंड प्रोटीन फॉर्म कोलाइडल कोसर्वेट, जिसका नामांकन कोसर्वेट का किसने किया है, ओपेरिन साहब ने। 2 वैज्ञानिक इसमें सारे कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं, एक ओपेरिन साहब और एक हेल्डर साहब। अब देखिए, यहां पर मैंने न्यूक्लिक एसिड को बनाते हुए दिखाया। तो न्यूक्लिक एसिड किस प्रकार से बनता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है ना, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपका आपस में रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर देता है।
इस न्यूक्लिक एसिड के निर्माण होने के बाद प्रिमिटिव सेल का निर्माण हुआ, अर्थात कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ, जैसे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, रिकेटेसी, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये सारे जीवन के प्रथम रूप प्रकट हुए कहां? समुद्र में। यही आपका प्रोकैरियोटिक सेल बाद में डेवलप करके यूकैरियोटिक सेल में बदल गया। कब बदल गया? जब इसमें क्लोरोफिल आगे जमा हो गया तो प्रकाश संश्लेषी जीवों की, प्रकाश संश्लेषी पौधों की उत्पत्ति हुई और वह प्रकाश संश्लेषी पौधा बाद में धीरे धीरे विकास करके हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया, जिसमें इवोल्यूशन अर्थात उत्विकास और म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन, इन दोनों क्रियाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई। यूकैरियोटिक सेल फॉर्म आफ्टर डिपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल एंड इवोल्यूशन एंड म्यूटेशन। अब देखिए इसको सिंपल वे में कैसे याद रखना है। सबसे पहले आप जानिए पृथ्वी के केंद्र में क्या मौजूद था। पृथ्वी के केंद्र में कॉपर था, निकेल था, लोहा था, और पृथ्वी के वायुमंडल में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मुख्य रूप से ये 4 तत्व मौजूद थे। उस समय पृथ्वी के वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। यह जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन था, यह अलग अलग तत्वों के साथ अभिक्रिया करके मीथेन बनाया, अमोनिया बनाया और जलवाष्प बनाया। जो जलवाष्प ठंडा और गर्म, यानी इसमें वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया कंटिन्यू होती रही, जिसके वजह से पृथ्वी के अधिकांश भाग जो है वो जल से क्या हो गए? भर गए। इसी जल में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम्स थे, फैटी एसिड्स थे, और ये आगे जाकर के आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। और वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हेल्टन साहब ने प्रीबायोटिक सूट का नाम दिया है, जो गर्म था। यह बाद में ठंडा हुआ और प्रोटीन के साथ मिलकर के कोलाइडल फॉर्म में बदल गया, जिसको कि कोसर्वेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका सबका उच्चारण ओपेरिन साहब ने किया। इस कोसर्वेट्स में आपसी क्रियाएं होती रही और यह न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किया। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होने के बाद प्रोकैरियोटिक सेल बने और प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का विकास हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि ओपेरिन साहब ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में किस प्रकार से अपनी परिकल्पनाओं को, अपनी हाइपोथेसिस को देने का काम किया है। अगले वीडियो में हम लोग मिलर और यूरे के लैब एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह जानेंगे कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति को उन्होंने ओपेरिन और हेल्डन के कॉन्सेप्ट को लेकर के साबित करने का काम किया। यह तो परिकल्पना उन्होंने सोच कर दिया, लेकिन इसको साबित ओपेरिन और हेल्डन ने नहीं किया। ओपेरिन और हेल्डन के जो कॉन्सेप्ट थे, हाइपोथेसिस थे, उनकी जो परिकल्पनाएं थी, उनकी जो विचार थे, उनको साबित करने का काम यूरे और मिलर ने किया, जो अगले वीडियो में हम लोग जानने का काम करेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।